जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ पर्शियन आर्ट, जिसको ईरानियन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें हम दो एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले एम्पायर का नाम है अकेमेनिड एम्पायर और दूसरे एम्पायर का नाम है सैसनिड एम्पायर। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका ग्रोथ हुआ एम्पायर्स का, कैसे उसके बाद डिक्लाइन हुआ, कैसे इसके सक्सेसर्स आते गए और मतलब राज करते गए, उसके बाद एम्पायर्स की स्थापना होती चली गई कैसे। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अकेमेनिड एम्पायर की बात करते हैं। तो अकेमेनिड एम्पायर जो है 6ठी शताब्दी के मध्य में एरोज हुआ अकेमेनिड एम्पायर। इसका जो फाउंडर था उसका नाम था साइरस, और जिसकी कैपिटल थी पसारगढ़ पे। इसके बाद इसका एक सक्सेसर आ जाता है जिसका नाम होता है डैरियस फर्स्ट। डैरियस फर्स्ट अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे पहुंच जाता है। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बोले तो ये अपना जो है कई कई जगहों पे कब्जा कर लेता है। जैसे ये इजिप्ट पे कब्जा कर लेता है, ये मेसोपोटामिया पे कब्जा कर लेता है, ये सीरिया पे कब्जा कर लेता है, ये माइनर एशिया पे कब्जा कर लेता है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे भी कब्जा कर लेता है। तो ये सारी जगहों पे कब्जा करने के बाद ये एक कैपिटल बिल्ड करता है जिसका नाम होता है परसोपोलिस। उसके बाद ये जो है ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। जब ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसकी हार हो जाती है। डैरियस फर्स्ट की ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद हार हो जाती है। तो इसके बाद एक एम्पायर आता है जिसका नाम होता है सैसनिड एम्पायर। सैसनिड एम्पायर का जो फाउंडर होता है वो होता है अर्धसीर। अर्धसीर इसका फाउंडर होता है, जो कि 7th सेंचुरी तक एडी तक 7th सेंचुरी एडी तक वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अरब में इस्लाम की ग्रोथ हो जाती है। इस्लाम की जब ग्रोथ हो जाती है तो वो जो है ईरान पे कब्जा कर लेते हैं। बस अकेमेनिड से यही इस्लामों का कब्जा करना तक हम देखेंगे कैसे क्या हुआ। अकेमेनिड एम्पायर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेमेनिड एम्पायर का जो फाउंडर था उसका नाम था साइरस। फाउंडर कौन था? साइरस, जिसकी कैपिटल थी पसारगढ़। एरोजिस in middle of the 6th century। अकेमेनिड एम्पायर जिसका फाउंडर था साइरस, कैपिटल थी पसारगढ़, अक्रॉस एरोजिस इन मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी। इसके बाद आ जाता है डैरियस फर्स्ट। सो डैरियस फर्स्ट के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। डैरियस फर्स्ट जो है वो साइरस का सक्सेसर होता है। कौन होता है? साइरस का सक्सेसर। सक्सेसर बोले तो उत्तराधिकारी। CESS, सक्सेसर ऑफ साइरस। साइरस का उत्तराधिकारी। साइरस का उत्तराधिकारी कौन था? डैरियस फर्स्ट। डैरियस फर्स्ट जो है अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पर पहुंचता है और कब्जा कर लेता है इजिप्ट पे, मेसोपोटामिया पे, माइनर एशिया पे, नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो कब्जा किया। कहाँ का कब्जा किया आइए जानते हैं। इजिप्ट पे कब्जा कर लिया, मेसोपोटामिया पे कब्जा कर लिया, माइनर एशिया पे कब्जा कर लिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे, इंडिया
नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे भी कब्जा कर लिया, सीरिया, इन सारी जगहों पे कब्जा करने के बाद वो एक कैपिटल बिल्ड करता है जिसका नाम रखता है परसोपोलिस। आफ्टर टेकिंग ओवर these places, after taking over these places, built capital name Persepolis. साइरस का सक्सेसर आया डायरियस फर्स्ट, जो अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे पहुंचा और उसने इजिप्ट, मेसोपोटामिया, माइनर एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सीरिया पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इन सारी जगहों को मिलाकर उसने एक कैपिटल बिल्ड की जिसका नाम था परसोपोलिस। परसोपोलिस कैपिटल बिल्ड करने के बाद ये अपने सक्सेसर्स के साथ ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व हो गया, लेटर ऑन इन्वॉल्व इन Greek war with his successor, जहाँ पे उसकी क्या हुई, वेयर डिफीटेड, वेयर डैरियस डिफीटेड, गॉट डिफीटेड। फिर से मैं आपको एक बार बताता हूँ पर्शियन आर्ट, जिसमें हमने पहले देखा अकेमेनिड एम्पायर। अकेमेनिड एम्पायर का जो फाउंडर था वो साइरस था। साइरस की जो कैपिटल थी वो पसारगढ़ पे थी और इसके बाद कैपिटल पसारगढ़ पे थी जिसने मिडिल ऑफ द 6th सेंचुरी में अरोज किया था। और उसके बाद इसका सक्सेसर आया जिसका नाम था डैरियस फर्स्ट। डैरियस फर्स्ट अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे पहुंचा जिसमें उसने इजिप्ट पे कब्जा कर लिया, मेसोपोटामिया पे कब्जा कर लिया, माइनर एशिया पे कर लिया, नॉर्थ इंडिया पे कर लिया, सीरिया पे भी कब्जा कर लिया। इन सारी जगहों पे कब्जा करने के बाद उसने एक कैपिटल बिल्ड की जिसका नाम था परसोपोलिस। उसके बाद जो है वो ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व हो गया। जब ग्रीक के वॉर में इन्वॉल्व हो गया अपने सक्सेसर के साथ, तो वहां पे ये हार गया, डैरियस फर्स्ट वहां पे हार गया। उसके बाद जो है कुछ पॉइंट्स हैं हम लिख लेते हैं अकेमेनिड एम्पायर के, जैसे यूज ऑफ मनी किसमें हुआ था, अकेमेनिड एम्पायर में यूज ऑफ मनी इन फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स। Darius produced many famous sailors, जिसमें से एक फेमस सेलर का नाम था साइक्लैप्स। जो है डैरियस के कहने पे इंडस के माउथ से फ्रॉम ट्रेवल किया, कहाँ तक, इंडस के माउथ से इजिप्ट तक, इजिप्ट। इस एम्पायर के दौरान जो लैंग्वेज यूज करते थे वो लोग, वो उस लैंग्वेज का नाम था आर्कैनिक। तो देखते हैं जो अकेमेनिड एम्पायर में पैसे का यूज करना उन्होंने सीख लिया, यूज ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। और डैरियस फर्स्ट के कहने पे और एक जो सेलर था जिसका नाम था साइक्लैप्स, जो इंडस के माउथ से इजिप्ट तक गया, जो कि बहुत फेमस था। और अकेमेनिड एम्पायर के दौरान बहुत सारे फेमस सेलर्स निकले।
उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो अरामिक होती थी अकामेंट एम्पायर के दौरान। एक्चुअली मैं जो डायलिस का टाइम पीरियड था वो बताना भूल गया आपको, तो आप लिख लीजिएगा। उसका टाइम पीरियड था 522 से 486 BC तक डायलिस। BC टू 486 BC, ये इंक्लूड कर लीजिएगा उसमें। इसके बाद शुरू होता है हमारा सैसैनिड एम्पायर। तो सैसैनिड एम्पायर का जो फाउंडर था वो अर्दसीर था, और जो ये 7th सेंचुरी तक वहाँ पे एग्जिस्ट किया। उसके बाद इसका भी डिक्लाइन हो गया, और अरब के जो इस्लाम्स थे उनका राइज हुआ, उन्होंने ईरान पे कब्जा कर लिया। तो चलिए हम जो सैसैनिड एम्पायर का जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। in 3rd century AD. Middle of the 7th century AD। सैसैनिड एम्पायर में हमने क्या लिखा, 3rd सेंचुरी में सैसैनिड एम्पायर आया। उसके बाद इसका जो फाउंडर था अर्दसीर था, जिसने फाउंड किया था 226 AD में। ये एग्जिस्ट किया 7th सेंचुरी तक, मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया। इसके बाद जो अरब के इस्लाम्स थे उनकी एंट्री होती है। राइज ऑफ इस्लाम ऑफ अरब। अरब के जो इस्लाम होते हैं उनका राइज होता है, और वो ईरान पे कब्जा कर लेते हैं। ईरान इन 651 AD। इसका मतलब होता है कब्जा करना, कॉन्कर मतलब कब्जा करना। तो सैसैनिड एम्पायर आया जो कि 3rd सेंचुरी में आया, जिसके फाउंडर थे अर्दसीर, और इन्होंने 226 AD में इसको फाउंड किया था। और ये जो मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी तक एग्जिस्ट किया। उसके बाद इस्लाम का राइज हो गया अरब में, तो उसने ईरान पे कब्जा कर लिया 651 AD में। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो अरामिक ही थी, और इन्होंने अरामिक लैंग्वेज ही को फॉलो किया था जो अकामेंट एम्पायर से चली आ रही थी। उसके बाद इन्होंने भी अरामिक लैंग्वेज को फॉलो किया, लेकिन इन्होंने जो है एक पालवी करके वो लैंग्वेज थी उसका डेवलपमेंट भी कर लिया था इन्होंने। लैंग्वेज अरामिक, बट लेटर ऑन डेवलप्ड पहलवी। पहलवी लैंग्वेज जो अकामेंट एम्पायर की थी लैंग्वेज अरामिक, उसी को इन्होंने सैसैनिड में फॉलो किया, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी एक लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी जिसका नाम था पहलवी। अब ईरान के जो एंशिएंट रिलीजन जो अकामेंट एम्पायर से चला आ रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनके रिलीजन फाउंडर थे जराथुस्त्र।
रिलीजन फाउंडर थे जराथुस्त्र, और जो इनका रिलीजन था वो था जोरास्ट्रियनिज्म। जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन। रिलीजन फाउंडर, रिलीजन ऑफ एशियंट एरान। रिलीजन फाउंडर जिसका नाम था जराथुस्त्र, कब किया था? 628 से 551 बीसी में। और इनका जो रिलीजन क्या था? रिलीजन था जोरास्ट्रियनिज्म। और इसके बाद ग्रीक के लोगों ने कह दिया कि टीचिंग्स ऑफ, इसके बाद ग्रीक के लोगों ने कह दिया कि जो टीचिंग्स है इसकी जोरास्ट्र की, वो जो होली बुक ऑफ पेरिस है, जनधन अवस्था, उसमें रिकॉर्डेड है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं। 7th सेंचुरी में ग्रीक ने कहा और recorded in Holy Book of Paris named जंत एंड अवस्था। 7th सेंचुरी में ग्रीक्स ने कह दिया टीचिंग्स ऑफ जराथुस्त्र जो है वो रिकॉर्डेड है होली बुक ऑफ पेरिस में। होली बुक ऑफ पेरिस का नाम क्या है? जंत एंड अवस्था। जराथुस्त्र जो है इससे रिलेटेड एक कहानी भी है। ये कहा जाता है कि जराथुस्त्र जो है दो फोर्सेस से रिलेटेड है। एक का नाम है गुड, एक का नाम है एविल, और दोनों को गॉड से रिलेट किया गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। जराथुस्त्र divided into two parts. One is good, another one is evil. ये क्या है? ये फोर्सेज है। क्या है? ये फोर्सेज है। फोर्सेज गुड एंड इविल, जिनको नाम भी दिया गया है अहूरा मजदा, बैड को बोला गया है अहिरमैन। गुड है वो रिप्रेजेंट करता है लाइट एंड फायर। तो हमने इस एंशिएंट ईरान का रिलीजन देख लिया, जिसमें हमने देखा कि रिलीजन का फाउंडर कौन था। फाउंडर का नाम था जराथुस्त्र, जिन्होंने 628 एंड 551 बीसी में जराथुस्त्र की स्थापना की थी। रिलीजन का नाम था जोरास्ट्रियनिज्म। 7th सेंचुरी में ग्रीक ने कहा टीचिंग्स ऑफ जराथुस्त्र आर रिकॉर्डेड इन होली बुक ऑफ पेरिस एंड इन जंत एंड अवस्था। तो 7th सेंचुरी में पेरिस के लोगों ने कह दिया कि जो जराथुस्त्र की टीचिंग्स हैं वो होली बुक ऑफ पेरिस जंत एंड अवस्था में रिकॉर्डेड है। उसके बाद जराथुस्त्र को जो है दो फोर्सेस से रेस्पेक्टिवली रिलेट किया जाता है। एक है गुड, एक है एविल। गुड को गॉड से रिलेट किया जाता है जिसका नाम है अहूरा मजदा, गॉड है जिससे रिलेट किया जाता है गुड को, और एविल को रिलेट किया जाता है अहिरमैन से। और जो अहूरा मजदा है गुड, उसको लाइट एंड सन एंड फायर से भी रिलेट किया जाता है। तो इसमें इतना ही था जो हमें पढ़ना था। मैंने सब पढ़ा दिया है आपको, और बताइएगा मेरे से पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। जो भी है अपना ऑनेस्ट कमेंट दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।